अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। ये जो चैप्टर है इसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। एग्जाम्पल 7.3 जो कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की एग्जांपल है, और 87 प्रोटेक्शन जो है जनरेटर की वो हमने देखी थी। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर ये जो कॉन्सेप्ट है जनरेटर प्रोटेक्शन का, यानी चैप्टर जो है दैट इज रिलेटेड विद चैप्टर जो है दैट इज रिलेटेड विद जनरेटर जनरेटर एंड मोटर प्रोटेक्शन। ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसी प्रोटेक्शन मोटर की स्पेसिफिकली तो उसने डील नहीं की। मतलब ये कैसे और कब आएगी ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो जो अभी तक हमने चीज स्टडी की है वो है जनरेटर की प्रोटेक्शन। वैसे तो पहले इन दोनों में आपके पास स्टेटर यानी मेनली प्लस रोटर प्रोटेक्शन आती है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो है वो स्टेटर प्रोटेक्शन को देखा है। यानी टिल डेट वी हैव स्टडीड द स्टेटर प्रोटेक्शन। और स्टेटर प्रोटेक्शन में भी जो आपके पास है जनरेटर की जनरेटर की प्रोटेक्शन हमने देखी है। और वो हमने कौन सी देखी है? 87। ये एक्चुअली हमने देखा है। और 87 में जनरेटर की हमने प्रोटेक्शन देखी है 87 की। और इसमें हमने 3 फेज फॉल्ट को कवर किया, या फेज फॉल्ट्स को। ठीक है। फेज फॉल्ट। और एग्जाम्पल हमने देखी है 3 फेज फॉल्ट, यानी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो 3 फेज फॉल्ट की है। अब हम जो चीज कवर कर रहे हैं वो है ग्राउंड फॉल्ट। मतलब हमने ये देखना है कि जब हम जनरेटर जो है उसको हम 87 प्रोटेक्शन जो है जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो इस जोन में अगर आपके पास फॉल्ट होता है तो इस इस फॉल्ट को हम कह रहे हैं कि इट इज ऑफ फेज फॉल्ट एंड ग्राउंड फॉल्ट। तो ये तो हमने स्टडी कर लिया कि फेज फॉल्ट के लिए 87 के पास कितना करंट जा रहा है और ट्रिपिंग और कैलकुलेशन स्पेसिफिकली। ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया होगा। तो ये अब देखना है कि ग्राउंड फॉल्ट अगर आ जाता है, क्योंकि जोन के अंदर ग्राउंड फॉल्ट भी आ सकता है, फेज फॉल्ट भी आ सकता है। तो ग्राउंड फॉल्ट जब आएगा तो क्या 87 प्रोटेक्शन हमें तब भी प्रोटेक्ट करेगी ग्राउंड फॉल्ट के लिए? ठीक है। ये चीज़ जो है वो हमने देखनी है। अच्छा, इसी को देखते देखते फिर आगे हम यानी नेक्स्ट लेक्चर में मोटर की प्रोटेक्शन जो है ग्राउंड वाली और 87 प्रोटेक्शन 80 मतलब अलहदा ग्राउंड 87 के अलावा ग्राउंड प्रोटेक्शन, 87 के साथ प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये सारी मोटर में फिर इसके बाद आएंगी, यानी आफ्टर दिस टॉपिक। वो बाकायदा से मेंशन करेगा, या हम एग्जांपल में देखेंगे कि मोटर के केस में जो है यानी उसकी अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, वाया एग्जांपल ही हम उसको देख लेंगे। क्योंकि होता ये है, यानी फर्क कैसे है, फर्क ये है सिर्फ। और फिर रोटर की प्रोटेक्शन तो अलग से होती है, इसको अलग से हम देखेंगे रोटर फॉल्ट्स। ठीक है। होता ये है कि जो कनेक्शन का थोड़ा सा फर्क होता है। कनेक्शन स्कीम्स जो हैं ग्राउंड की,
तो उसमें उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है मोटर की और जनरेटर की प्रोटेक्शन में, या जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे कनेक्शन के, तो उस वजह से थोड़ा सा फर्क हो जाता है जनरेटर में और मोटर। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं, अब हमने आज जो चीज़ पढ़नी है, जैसे मैंने बताया, हमने पढ़ना है ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, कि ग्राउंड फॉल्ट में 87 जो है वो कैसे ऑपरेट करती है, ये चीज़ जो है वो हमने देखनी है। ठीक है, यानी जनरेटर को देख रहे हैं, जनरेटर के स्टेटर को, और प्रोटेक्शन कौन सी है, 87, और इसमें हम देख रहे हैं ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट, इसकी जो डिपेंडेंसी है ग्राउंड फॉल्ट की, डिपेंडेंसी, वो डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी ऑन द अर्थिंग कंडीशंस, कि आपने, डिपेंडिंग ऑन द अर्थिंग, डिपेंडिंग ऑन द अर्थिंग कंडीशंस। ठीक है, कि आपने जनरेटर को अर्थ कैसे किया हो। तो अर्थिंग कंडीशंस जो हैं, अगर हम इनको देखें, तो वी हैव नंबर वन सॉलिड अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग। फिर उसके बाद आपके पास सॉलिड से मुराद होता है दैट इम्पिडेंस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉलिड से मुराद होता है इम्पिडेंस इक्वल टू जीरो। फिर एक होता है इम्पिडेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इम्पिडेंस नॉट इक्वल टू जीरो में भी आगे दो कैटेगरीज आ जाती है। एक होती है, लेट्स से आपके पास रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट इंडक्टेंस इज इक्वल टू जीरो। और फिर एक दूसरी आपके पास आ जाती है स्पेसिफिकली के रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही मिनिमम है, इक्वलेंट टू जीरो आप कह सकते हैं, इंडक्टेंस जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ये दो कैटेगरीज आ जाती हैं आपके पास। तो जो अर्थिंग कंडीशंस हैं, इससे 87 की जो प्रोटेक्शन है वो मुतासर होती है, या हमें उसका उसको देखना पड़ता है कि 87 ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑन द अर्थिंग कंडीशंस, अगर ऑपरेट कर रही है यानी इफ यस, तो ठीक है, इफ नो, ठीक है, ये यस के केस में दोबारा इधर यानी 87 पे हम रिलाई करेंगे। अगर नहीं, इफ नो, तो फिर हमें कोई दूसरा मैकेनिज्म देखना है, एन अदर मैकेनिज्म, एन अदर प्रोसीजर, के ग्राउंड फॉल्ट के लिए हमें सेपरेट क्या प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फेज फॉल्ट्स तो ठीक है हमारे 87 से हो गए प्रोटेक्ट, ये जोन प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जोन प्रोटेक्शन। जैसा सारी बात है, जनरेटर की प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो वो 87 प्रोटेक्शन ही बन जाती है, जोन प्रोटेक्शन। तो अगर नहीं होता तो हमें फिर दूसरा कोई प्रोसीजर देखना होता है, वो क्या है, वो फिर हम जो है वो उसमें हम अभी देखते हैं बुक में जो जैसे वो बता रहे हैं। ठीक है, तो सामने ओवरऑल, सर। जी जी, सर ये जो इम्पिडेंस सर जीरो जो हम करते हैं, हाँ हाँ। सर इसकी भी सर जो पिट हम बनाते हैं सर इंडस्ट्रीज वगैरह में, सर जो पिट वगैरह बनी हुई होती हैं सर, वो इनके अकॉर्डिंगली इम्पिडेंस जीरो हो रही होती है हमारी। सर वो तो मिनिमम हो रही होती है जीरो, तो सर अप्रोक्सीमेटली नहीं हो रही होती, यानी कि अभी तक जो मैंने देखा है सर। हाँ, जीरो से मुराद एक्चुअली मतलब मिनिमम ही होता है, कि जितना मिनिमम हम बना सकते हैं, मिनिमम से मुराद यही होता है एक्चुअली। जो पिट की बात आप कर रहे हैं ना, पिट की बात आप कर रहे हैं, सर वो वो ये डिफरेंट है कि, मटेरियल्स डाल के सर वो ग्राउंड लेवल हाँ जीरो हाँ, पे लेके आते हैं सर उसको। वो मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट्स, दिस इज आवर पिट। अब इसकी उन्होंने मतलब स्पेशल प्रेपरेशन की है सॉल्ट के साथ, और जो है आपका यानी पूरा वो जो एक ब्राइन वाटर कह लें, या इस तरह से वो बनाते हैं सारा। ठीक है, वो यहाँ पर हमने इसका वो तैयार किया हो। लेकिन ये वाला जो ये वाला जो पिटिंग है ना, ये तो है कि आपने जैसे कि अब एक चीज को आपने अर्थ करना है, अर्थ की कंडीशन आप बना रहे हैं। ठीक है,
लेकिन ठीक सर। जो जिस चीज के साथ अर्थ करना है उस डिवाइस को, ये अगर आपका जनरेटर है, ये जनरेटर है, ये जो है आप कह लें कि इसका रोटर इसके अंदर है, चले ये इसका रोटर हो गया और ये बाहर वाला इसका स्टेटर है। दिस इज इट्स स्टेटर। अब स्टेटर पे आपने वाई लिया हुआ है, यानी स्टेटर पे आपके पास वाई कनेक्शन है, ये उसका न्यूट्रल पॉइंट है। अब इसको पकड़ के तुमने यहाँ पिट में लेकर जाना। पिट जो है वो तो अर्थ की कंडीशन हुई ना, वो तो ये है कि आपने अर्थ को ऐसा बनाया कि आपकी अर्थिंग जो है वो इफेक्टिव हो टू टेक एंड प्रोवाइड द अर्थ फॉल्ट करंट इफेक्टिव इफेक्टिवली उसको देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आगे आपने जो प्रोटेक्शन लगाई होगी वो फिर इफेक्टिवली ऑपरेट करेगी। लेकिन जिस चीज़ के साथ आपने इस न्यूट्रल पॉइंट को इस पिट तक लेकर जाना है, ये एक्चुअली उसकी बात हो रही है। जो मैंने वो टाइप्स लिखी हैं सॉलिड वाली, ठीक सर। या वो जो मैंने लिखी जिसमें इम्पीडेंस ज़ीरो होती है, और जिसमें इम्पीडेंस फिर ज़ीरो नहीं होती, और उसकी जो मैंने ऐसे जो कैटेगरी बनाई है ना, वो ये है, ये, ठीक है, वो ये चीज़ है ठीक जिसके हो गया साथ आपने न्यूट्रल पॉइंट को पकड़ कर पिट तक लेकर जाना है, वो ये वाली चीज़ है। पिट जो है ये हमारी अर्थिंग कंडीशन को आइडियल या इफेक्टिव बनाने के लिए होती है, कि यहाँ एक आयोनिक स्टेट टाइप चीज बना देते हैं, ताकि जब भी यहाँ पे ये जो स्टेटर से आपके थ्री फेज निकल रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू वाला, इसमें अगर आपका पास ग्राउंड के साथ फॉल्ट बनता है, ये अगर आपका ग्राउंड है, तो वो इफेक्टिव इस करंट को जो है ना वो ले जाए। उसके बाद हम इसका देखेंगे आप क्या करना है। लेकिन इफेक्टिवली वी वांट दिस करंट बैक टू आवर न्यूट्रल। अगर हम ये नहीं बनाते और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, या हमारी अर्थिंग कंडीशन वीक हो जाती हैं, या हम टाइम टाइम इसको चेक नहीं करते, तो फिर यहाँ पे ही आपको जो रिवर्स, यानी जो आपको सोर्स है उसका, जिसने करंट आपको देना है न्यूट्रल पॉइंट में, और आगे उसने फैसला, यानी में न्यूट्रल में आपने अगर अपनी प्रोटेक्शन लगाई हुई है, अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन ही न्यूट्रल में लगाई हुई है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगी? उसका ऑपरेटिंग कंडीशन जो है ना वो वीक हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा, यानी आपकी रिले पिक नहीं होगी। और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसका जो जो पिटिंग है ना वो, यानी ये डिपेंड करता है। हम जो घर में करते हैं उसको भी 70-80 फुट तक इसीलिए लेकर जाते हैं, ताकि जहाँ पे आपका कुछ वाटरी कंडीशन है वहाँ से इफेक्टिवली करंट जो है वो बैक वहाँ पे चला जाए जहाँ पे आपने अब अपने ट्रांसफार्मर को ग्राउंड किया। ठीक है, तो अर्थ जो है वो परफेक्ट कंडक्टर है, और अपने करंट को हम डाउन इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो अंदर, यानी हम हमारे चलने की जगह से तो वापस ना जाए, बल्कि उसको डिग करते हैं काफी, कि वहां से उधर जाए जहां पर दूसरा अर्थ हुआ होगा या नजदीकी अर्थ, और करंट फ्लो भी उसी वक्त करेगा व्हेन द पाथ इज अवेलेबल। वरना करंट फ्लो नहीं करेगा, ये नहीं होगा कि यहाँ तक आके रुक जाए, ऐसा नहीं। इफ द पाथ इज अवेलेबल टू इट, then only then it will flow। अगर हम पिट नहीं बनाते और इसकी इम्पीडेंस जो है, या मतलब यहाँ पर जो इम्पीडेंस है इसकी, वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, इक्वलेंट टू इन्फिनिटी, या बहुत ज़्यादा है, तो वो फ्लो ही नहीं करेगा। जो थोड़ा बहुत फेस टू ग्राउंड फ्लो करना है वो फ्लो ही नहीं करेगा। ये ठीक हो एक्चुअली, गया सर। यानी ये इससे इंडिपेंडेंट है। पिटिंग इज टोटली एन इंडिपेंडेंट थिंग, कि हमने अपनी न्यूट्रल को ग्राउंड किससे करना है, ये उससे इंडिपेंडेंट है। ये तो एक प्रोसीजर है कि आपने अपना अर्थिंग पॉइंट बनाना कैसे है। यानी ये एक अर्थ पॉइंट है आपका, दिस इज एन अर्थ पॉइंट। नाउ हाउ टू अर्थ योर न्यूट्रल विद दिस अर्थ पॉइंट, it depends के if you have solid earthing or you have non-solid earthing actually। तो ये वो चीज़ है।
तो अर्थ पॉइंट्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, जनरेटर के केस में, मोटर के केस में। यानी जहां आपकी अप्लायंस लगी है ना, वहां पे अर्थ पॉइंट्स का बार बार चेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वोल्टेज लेवल की बात करें तो 400 वोल्ट और 11 केवी के जो अर्थ पॉइंट्स हैं दे नीड टू बी चेक periodically। और 11 केवी की जब हम बात करते हैं तो उसमें जनरेटर भी आ जाता है, क्योंकि जनरेटर का जनरेटिंग वोल्टेज 11 से 16 केवी तक है। तो अगर हम वो अप्लायंस में भी आ जाएगा, वोल्टेज लेवल में भी आ जाएगा। इसी तरह से इसी लेवल में अप टू 6.4 केवी अब हमारी मोटर भी आ जाती है। हैवी मोटर 6.4 केवी पे अच्छे खासे हॉर्स पावर की आराम से चल जाती है। तो मोटर का अर्थ पॉइंट, जनरेटर का अर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे 11 केवी 400 वोल्ट का अर्थ पॉइंट, ये बार बार हमें चेक करना होता है कि हमारा अर्थ पॉइंट वीक ना हो, कि हमारी प्रोटेक्शन फिर बाद में ऑपरेट ना करे, ऐसा ना हो। रही बात इससे ऊपर के वोल्टेज लेवल की विच इज़ 132 केवी, तो यहाँ पे हम एक अपना पीटरसन कॉइल लगाते हैं, क्योंकि हम ट्रिपिंग करना ही नहीं चाहते। फेज फॉल्ट पे ट्रिपिंग 132 केवी पे, 220 और 230 केवी पे या 517 केवी पे जो है, अगर अर्थ फॉल्ट पर, अर्थ फॉल्ट को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बट वी डोंट वांट टू ट्रिप आवर सिस्टम ऑन फेज ऑन ग्राउंड फॉल्ट, तो उसके लिए फिर हम पीटरसन कॉइल लगा देते हैं। लगेगा, बिल्कुल अर्थ पॉइंट बनेगा और जो है आपका, लेकिन वो न्यूट्रलाइज करेगा उसको, वो ट्रिपिंग वाला नहीं होगा। अगर हम प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस इन वोल्टेज लेवल्स पे जो है हम ये कहते हैं कि वी हैव पीटरसन कॉइल टू न्यूट्रलाइज द अर्थ फॉल्ट, टू न्यूट्रलाइज द अर्थ फॉल्ट। और जो फेज फॉल्ट्स हैं उन पे ट्रिपिंग सिर्फ हम करवाते हैं। जहाँ इन लेवल से कम की बात आ जाती है 66 33, वहाँ पे हाँ हम देखते हैं कि भाई हमने इसको ट्रिप करवाना है। ये एक्चुअली इसका वो है। ठीक है। तो ये वो कहता है कि हाँ, अच्छा वो हमने अब देख लिया। वो ये कहता है, यहाँ से हमने इसको थोड़ा देखते हैं। कहता है द मेथड ऑफ ग्राउंडिंग अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। ये जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंशियल रिले, कि जो 87 पीछे आप लगा कर आए हैं यहाँ पे, ये जो 87 आपने यहाँ लगाई हुई है। अब फॉर अ फॉल्ट एट F1, फॉर अ फॉल्ट एट F1 अगर मैंने देखना है कि विल इट ऑपरेट और नॉट, तो मुझे अब क्लासिफाई करना पड़ेगा फेज को और ग्राउंड फॉल्ट को। और जब ग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि अब आपने जनरेटर को ग्राउंड कैसे किया। जैसे कि वो कह रहा है कि फिगर ये वाली जो है 7.7, इसमें आपने डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया या सॉलिडली ग्राउंड कर दिया। ठीक है, ये है सॉलिडली ग्राउंड, ये वाई में लगा हुआ है, और यहाँ आपने न्यूट्रल पॉइंट को सॉलिड ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि व्हेन द जनरेटर इज सॉलिडली ग्राउंडेड, so there is sufficient phase current for a phase to ground fault to operate almost any differential relay। कि आपका जो आपका ग्राउंड फॉल्ट करंट है वो इनफ होगा कि वो आपकी 87 को ऑपरेट कर दे, अगर जोन में फॉल्ट होता है। ठीक है। और वो कहता है कि इफ द जनरेटर neutral impedance, if the generator has a neutral impedance to limit the ground current, if Z is not equal to 0 of the neutral point, there are relay application problems। तो फिर हमें रिले एप्लीकेशंस को दोबारा से कंसीडर करना पड़ेगा, यानी 87 को दोबारा से देखना पड़ेगा या इवेलुएट करना पड़ेगा कि उसकी पिकअप से कितना ऊपर है, आपका जो करंट आ रहा है उसकी पिकअप से कितना ऊपर। तो फिर हमें उसको देखना होगा, क्योंकि द पॉइंट इज द हायर द ग्राउंडिंग इम्पिडेंस, द लेस द fault current magnitude, and the more difficult it is for the differential relay to detect low magnitude ground faults। ये एक्चुअली बात है जो हम पीछे भी हमने की। अच्छा, फिर वो कहता है कि लेट्स से कि इफ अ सिटी, ये ये एक दूसरी डायग्राम है फिगर 7.8, यानी ये डायग्राम इसमें अलग अलग बनाकर दिखाई है कि एक जनरेटर सॉलिडली ग्राउंड कैसे है और एक जनरेटर न्यूट्रल इम्पिडेंस के साथ कैसा कैसे ग्राउंडिंग में है।
यहाँ इसने बॉक्स में न्यूट्रल इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट किया है। ये आर है या ओनली आर है, ओनली एक्स है, तो ये विल सी। अच्छा, आगे ये ट्रांसफार्मर है, इट्स जस्ट जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको GSU ही बोलते हैं, यानी इसकी जो टेक्निकल टर्म है वो GSU है। और ये डेल्टा वाई कॉन्फ़िगरेशन में ही लगा होता है टू ब्लॉक द हार्मोनिक्स ऑन द प्राइमरी साइड, नॉट लेट देम ट्रेवल ऑन द सेकेंडरी साइड। तो इसलिए हम इसकी जो प्राइमरी है उसको डेल्टा कनेक्टेड करते हैं ट्रांसफार्मर की। और ये आगे सिस्टम है। अब यहाँ पे सिस्टम में ये जनरेटर जो हम कहेंगे कि ये टाई अप हो गया, ठीक है, जैसे हम पीछे देख रहे थे, जो हम जैसे पीछे देख रहे थे, ये बिल्कुल उसका उसी की डायग्राम है, सिर्फ ये डायग्राम में उसने न्यूट्रल इम्पिडेंस को शो किया है एक अलग से। और इस वाली डायग्राम में, ये वाली जो है डायग्राम, इसमें वो एक सिटी और एक रिले दिखा रहा है न्यूट्रल के सर्किट में। इसको अब हम न्यूट्रल सर्किट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल को अर्थ करते हुए हमने ये चीज़ अपनी प्रोटेक्शन लगाई है, तो इसको हम न्यूट्रल सर्किट कह सकते हैं कि न्यूट्रल के सर्किट में आपका जो है ये सिटी और रिले लगी हुई है। एन से मुराद जो है न्यूट्रल के 51 जो है वो डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रिले आपने लगाई है डिले वाली, ठीक है। और जो उसका पिकअप है वो हम कम रख सकते हैं। बहरहाल ये अब आगे पूरा डिस्कस होगा कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस भी लगा सकते हैं। और जैसे सॉलिड ग्राउंडिंग है, सॉलिड ग्राउंडिंग में करंट काफ़ी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये न्यूट्रल इम्पिडेंस नहीं होगी, ज़ीरो होगी। तो जब करंट ज़्यादा है तो आप जो है एक हायर पिकअप लेके इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन ले सकते हैं। और अगर करंट कम है तो पिकअप को लो रख के कुछ टाइम का डिले दे लें, तो आपका फॉल्स करंट्स निकल जाएंगे और रिले एक्यूरेटली ऑपरेट कर जाएगी। ये हम अभी देखते हैं आगे, जैसे ये वो स्कीम बता रहा है कि आप इंस्टेंटेनियस और टाइम डिले को कैसे लगा सकते हैं। मतलब इसकी जो डिस्कशन है वो हम अलग करेंगे। और अभी फिलहाल ये देख रहे हैं कि न्यूट्रल के सर्किट में सिटी और रिले हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो दो चीज़ें हैं। अच्छा, तो वो कहता है यहाँ पे, यानी फर्दर के द लोअर द रिले पिकअप, यानी आप रिले पिकअप को अगर कम करते जाते हैं, लेट्स से आपको एक बंदा बताता है, एक्चुअली ये क्यों मैंने हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बंदा आपको बताता है यार ग्राउंड फॉल्ट करंट बहुत थोड़ा होता है, तो आप कहते हैं कि ठीक है जी, रिले पिकअप को कम कर दें, रिले पिकअप कम कर दें। तो वो ये जो पॉइंट है ना, ये प्रैक्टिकली पॉइंट है। ये बाज़ का सिमुलेशन में इस तरीके से मे भी ना सिमुलेट हो सके कि इफ़ वी मेक द, यानी इस तरह, ये पॉइंट इसलिए बहुत अहम है। अगर आप फील्ड में अपनी इस तरह का सॉल्यूशन देते हैं, तो उसके नतीजे में आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। इफ़ यू कीप द पिकअप ऑफ द रिले लो, लोअर पिकअप पे, सर, वो एक उसका जो बर्डन होता है वो बढ़ जाता है, सिटी पर बर्डन उसका बढ़ जाता और है। सर द इसमें हायर हम इज, फिर हाँ हाँ टाइम डिले सर यूज कर सकते हैं अपनी रिले, हम एंटरटेनर्स की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि पिक हमारा कम हो गया करंट के अकॉर्डिंगली। हाँ, अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सेपरेट डिस्कशन है। ये यहाँ सेकंड पैराग्राफ में है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिस वेयर नाउ आई हैव हाइलाइटेड, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है ना इंस्टेंटेनियस की और टाइम डिले की, कि किस किस अर्थिंग पर क्या लगा लेना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया वो अर्थिंग के एतबार से हम उसको क्लासीफाई करेंगे ना, ठीक है। वो हम ये सेपरेट इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये हम देखना चाह रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन, कि अगर हमारी रिले की पिकअप लो हो तो सिटी को क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्यूरेसी भी क्या इफेक्ट है। वो ये है कि रिले, यानी लो पिकअप जो है, या एक जनरल इंफॉर्मेशन भी है, यानी इसको आप एज ए जनरल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव के ये डिफरेंशियल है या नहीं है। जब भी रिले की पिकअप कम है, तो वो सिटी के लिए एक ज्यादा बर्डन बन जाती है, ठीक है। लिए द हायर इज इट्स बर्डन ऑन द सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन, चाहे वो 50 है, 51 है, 87 है, 67 जो भी है। लेकिन ये वाला एक जनरल पॉइंट है कि जो यहाँ पर स्पेसिफिकली उसने लिखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
द लोअर द रिले पिकअप द हायर इज इट्स बर्डन ऑन द सिटी। एंड यानी ये रिले की मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से है अब कि मैन्युफैक्चरर जो है वो इस तरह से इसको मैनेज करे कि अगर तो सॉलिड स्टेट है तब भी उसकी अगर हम पिकअप को कम करते हैं तो उसमें मतलब उस सिटी पर जो उसका बर्डन है वो कम से कम आए। बहरहाल ये देखा गया है, जैसे ये उसने लिखा है द लोअर द रिले पिकअप द हायर इज इट्स बर्डन ऑन द सिटी। यानी अब इससे मुराद क्या है, सिंपली इससे मुराद उसका जी है, ठीक है। तो एंड द मोर डिफिकल्ट इट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राउंड फॉल्ट्स एंड द नॉर्मल एंड नॉर्मल थर्ड हार्मोनिक अनबैलेंस। ठीक है कि एक करंट है जो कि थर्ड हार्मोनिक का करंट है, थर्ड हार्मोनिक करंट, क्योंकि अच्छा ये जो है ना कि द हायर इज इट्स बर्डन, इसको हम मजीद भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी ये है एक्चुअली कि एंड द नॉर्मल थर्ड हार्मोनिक अनबैलेंस के जो जनरेटर है, तो यहाँ पे बताता हूँ। जनरेटर जो है ये एक्चुअली दो बातें, एक तो बर्डन को हम डिस्कस करते हैं और थर्ड हार्मोनिक क्या है। जाहिर बात है कि ये 3 मल्टीप्लाई 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज विच इज 150 हर्ट्ज। तो इस तरह की आपके पास जो है वो वेव फॉर्म आएगी वोल्टेज की, यानी जनरेटर जो है इफ इट इज इट्स स्टेटर, ये उसका रोटर है, ये उसका प्राइम मूवर है जो उसको ऐसे रोटेट कर रहा है, और यहाँ स्टेटर में आपके पास ये थर्ड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि आगे जो ट्रांसफार्मर लगाया होता है उसकी प्राइमरी डेल्टा और वाई में हमने कनेक्ट की होती है ताकि ये थर्ड हार्मोनिक आगे ट्रांसलेट ना हो। ठीक है, तो ये वाला जो थर्ड हार्मोनिक करंट है वो बता रहा है कि इट बिकम्स इक्वल टू द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट एक्चुअली, ये बात। और फिर इस पे अगर ट्रिपिंग हो जाती है तो ये तो मेल फंक्शनिंग होगी, क्योंकि रिले तो आपने लगाई थी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए, लेकिन वो तो थर्ड हार्मोनिक पे ट्रिप कर गई, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट नहीं आया लेकिन ट्रिप कर गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देर इज आल्सो एन अदर सम करंट जिसकी वैल्यू उसके बराबर है, जो आपने रिले की पिकअप सेट की हुई है लाइन टू ग्राउंड के लिए, और वो ये वाला करंट है थर्ड हार्मोनिक करंट। यानी वो फॉल्ट नहीं है, वो फिल्टर लगाने की ज़रूरत है, रिले को ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वो यानी ये हमें एक इसमें लिमिटेशन है। ठीक है, नॉर्मल थर्ड हार्मोनिक अनबैलेंस। ये ये सिर्फ एक ही ऐसा करंट नहीं है, कई और दूसरे ग्राउंड करंट्स भी हैं जो कि कैपेसिटिव करंट्स कहलाते हैं। यानी आई हैवंट मेंशन, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे वी हैव 11 केवी टू 16 केवी, तो इतना ऊपर नहीं होता, यानी ये रेड येलो ब्लू जो हैं ये फेजेस इतने ग्राउंड से अप नहीं होते जितना जब 11 केवी का कंडक्टर आप स्ट्रीट्स में देखते हैं ना, तो क्योंकि जनरेटर से अभी इतने ऊपर तो नहीं हुए, तो इसकी इन शॉर्ट ये जो आपकी फेस टू फेस कैपेसिटेंस बनती है या लाइन टू अर्थ जो कैपेसिटेंस बनती है, उसके उसके करंट्स भी जो हैं स्पेसिफिकली इस करंट, ये वाला जो करंट है वो भी आपके पास एक ग्राउंड करंट में आता है, कैपेसिटिव करंट। तो ये एक थर्ड हार्मोनिक करंट हो गया, एक हो गया आपके पास कैपेसिटिव करंट, और एक करंट जो है वो लीकेज करंट जनरेटर में से आ सकता है, जो कि आप कह लें कि उसकी कोर लीकेज करंट है या बॉडी लीकेज करंट है। तो कई तरह के ग्राउंड करंट्स होते हैं, यानी जब हम ग्राउंड करंट्स को डिस्कस करने लगते हैं तो फॉल्ट तो एक अलहदा है बिल्कुल, वो तो यानी बिल्कुल सेपरेट चीज़ बन गई। तो कई तरह के करंट्स अभी, जैसे थर्ड हार्मोनिक बताया मैंने, कैपेसिटिव करंट बताया, जनरेटर लीकेज करंट बताया, और कई और कंडीशन बन सकती हैं जो कि हमें ग्राउंड करंट दे सकती हैं। तो इनको हमने अलहदा करना है अपना। अगर हम एक रिले लगा रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या 87 ने अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए ऑपरेट करना है,
तो यानी इनको हमने अलग करना होगा, यानी ये हमारे पास एक टास्क बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो है वो यहाँ पर जिक्र कर रहा है, इसको एक दफ़ा पहले हम बुक से देख लें ताकि ये हमारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो वो कहता है कि and the more difficult it is to distinguish between ground faults and normal third harmonic unbalance. उसके अलावा वो कहता है कि other spurious ground current may flow due to unbalances in the primary system। और unbalance से क्या मुराद है कि जो आपकी रेड की वोल्टेज है वो येलो के बराबर नहीं है, येलो की ब्लू के बराबर नहीं है, और इस वजह से जो ग्राउंड कैपेसिटेंसीज हैं वो आपस में बराबर नहीं है और ज़रूर फिर ग्राउंड करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया जो कि कैपेसिटिव करंट है। तो अनबैलेंस की वजह से ये एक करंट है जो फ्लो कर रहा है। तो वो कहता है द टोटल फास्ट ग्राउंड करंट फ्लोज थ्रू द न्यूट्रल सिटी एंड द रिले, यानी इसमें से फिर गुजरेगा। हाउएवर ओनली द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एक तो ये बात होगी। अब ये वाली जो बात है जो हम यहाँ पे हमने इसको होल्ड किया हुआ था, द लोअर द रिले पिकअप द हायर इज इट्स बर्डन। ठीक है, तो उससे मुराद यही है एक्चुअली कि if the current is low it means that the Z is more simple। अब वो रिले पे डिपेंड करता है, अगर तो रिले आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, ठीक है, अगर आपकी जो रिले है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में आपकी प्लंजर टाइप आ जाती है, आपकी डिस्क टाइप आ जाती है। प्लंजर से क्या मुराद है, यानी एक इस तरह का आप समझ लें जो कि जिसने एक नॉर्मली क्लोज को नॉर्मली ओपन करना है और ये आपने इसके अराउंड कॉइल लगाया हुआ है। सर लाइक एसओवी वाल, जो हाँ एसओवी बिल्कुल। वाल होते हैं, सोलेनोइड जी, वाल। और डिस्क टाइप तो फिर डिस्क बन गई। तो यानी करंट जब कम होगा ना तो इम्पीडेंस, इसका मतलब है अगर, या जनरली स्पीकिंग इफ इम्पीडेंस इज मोर इट मींस द करंट इज लेस। सो इफ, और ये कौन सा करंट है, ये पिकअप करंट है। सो इफ द पिकअप करंट इज लेस one can simply say that city has more burden of the relay actually। ठीक है, तो अच्छा सॉलिड स्टेट में ये थोड़ा सा एज होगा आपको, सॉलिड स्टेट में आपके पास बहुत थोड़ी इम्पिडेंस होगी, और और वो भी अगर आपने अपने अच्छे डिवाइसेस लगाएंगे, लेकिन वहाँ भी आपको अगर आप एक एफपीजीए डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी, तो वहाँ भी आपको कॉइलिंग तो करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ ना कुछ कैपेसिटेंसीज भी आपके पास होती हैं लाजमी। ठीक है, कि अगर मैं मतलब उस रिले की बात कर रहा हूँ जो पूरी एक फैमिली रिले है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम देखा वो 53 RET 532 समथिंग, और वो पूरी एक फैमिली फैमिली थी RET। तो और या इस तरह से, तो फैमिली की अगर हम बात करें तो उसमें ज़ाहिर बात है उन्होंने पूरा एक प्रोसेसर और वो सारी चीज़ डिज़ाइन की होगी, आप मदरबोर्ड कंसीडर कर सकते हैं, तो उसमें आपके पास फिर इंडक्टेंस भी है और ये सारी, तो इसकी जो, यानी ये फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं जो है लो वोल्टेज सर्किट्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज सर्किट्स, या लो करंट सर्किट जो भी कह सकते हैं, यानी इसकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की इसकी स्टडी बन जाएगी। तो इसकी डिज़ाइनिंग और ये सारा कुछ, यानी ये वो सब्जेक्ट बन जाता है आपका। तो इसमें थोड़ा सा हमें एज है, लेकिन इसमें हाँ हमें हारमोनिक्स वगैरह जो हैं उनके साथ डील करना पड़ता है, और फिर इसी किट में आपको फ़िल्टर भी ऐड करना होगा। यानी एलसी फिल्टर जो है वो आपको इधर ही मैनेज करना है, कि चूंकि आपके सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं तो जो भी आपके हार्मोनिक्स या ट्रांजिएंट्स से जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो फिल्टर आउट होके आपका जो है मतलब फिल्टर आउट हो, क्योंकि आपकी कंट्रोल मैकेनिज्म सारा इस सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। इस तरह के डिवाइसेस नहीं है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप डिवाइसेस नहीं है जिसमें आपकी कोर भी आती है, प्लंजर टाइप अगर देखें या डिस्क टाइप भी देखें। ठीक है, तो ठीक है, ये इसमें चीज़ है। अच्छा, फिर वो कहता है कि
तो द टोटल फॉल्स ग्राउंड करंट जो है ना वो यहाँ से गुजरता है, ये वाला जो आपका 51N या सिटी में से। अब इसका करना क्या है, तो अब वो ये बता रहा है कि अच्छा, वो कहता है कि अच्छा एक क्वेश्चन ये है, वो एक क्वेश्चन ये है, वो ये है कि ये जितना भी ग्राउंड फॉल्ट करंट है, क्या ये इसमें से नहीं गुजर रहा, इन सिटीज में से, और इस रिले में नहीं आता? इसका मतलब ये है कि फिर 87 को तो बेकार ही हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी एक्चुअली वो ये सर गुजर रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके पास ग्राउंड करंट है, क्या ये इन सिटीज में से भी गुजरता है? ये जो मेन सिटीज हैं आपकी, जो प्राइमरी के सिटीज हैं, क्या ये, गुजरता है एक तो सर। भी हमने सिटी लगाया ना, न्यूट्रल में लगाया, ठीक है, तो ये हैं आपकी जो प्राइमरी के सिटीज हैं, तो इसमें क्या इसमें से भी ग्राउंड करंट गुजरता है? अब ये है कि चूंकि हमने न्यूट्रल का सिटी जो है ना वो लगाया ही न्यूट्रल सर्किट में है, जो देख ही ग्राउंड करंट को रहा है, तो इस वजह से ये करंट्स जो है ना वो उसमें से गुजरते हैं आपके। ठीक है, तो वो कहता है कि हाउ, और इसमें फिर हमें उसमें ये भी एज है, जो मेन सिटीज हैं, कि आपका डिफरेंस आता है दोनों करंट्स का। अगर अगर ग्राउंड करंट्स गुजरते भी हैं उसमें से, जो हार्मोनिक करंट है, जारी बात है हार्मोनिक प्राइमरी में ही आ रही है ना, यानी जो स्टेटर से हार्मोनिक्स आ रही है वो प्राइमरी में ही आ रही है, तो गुजरते हैं बिल्कुल। हाउ एवर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी करंट्स विल फ्लो थ्रू द जनरेटेड डिफरेंशियल सिटीज। यानी अगर एक बंदा ये भी कहे जनरली कि जी यस, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये जो फॉल्स ग्राउंड करंट्स हैं ये इन दो सिटीज में से भी गुजरते हैं, अगर एक बंदा कहता है यस, तो अगला क्वेश्चन फिर ये होगा, तो क्या 87 जो है वो इनको कैसे अलग करती है? ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारा क्या ऐसा, तो उसका जो आंसर है वो क्या है कि 87 इज रिसीविंग द डिफरेंस ऑफ द टू सिटीज, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और फिर ये वाला जो हमने एक ग्राफ देखा था, ये वाला, तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग रीजन है परसेंटेज में, वो इसकी इन काफ़ी सारी चीज़ों को अलग कर देता है। ठीक है, यानी एक तो ये दो चीजें हो गई, एक तो हो गया डिफरेंस ऑफ द टू सिटीज, एक तो हो गया डिफरेंस ऑफ टू सिटीज, यानी टू सिटीज का डिफरेंशियल करंट आ रहा है इस रिले में। और सेकेंडली हमने अगर परसेंटेज रिले यूज की, तो उस वजह से भी यानी ये चीजें यहाँ से निकल जाती हैं। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, हाउ एवर वो कहते हैं ओनली द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी करंट्स विल फ्लो थ्रू द, so since the spurious ground current is small, so there should be no effect on accuracy of the cities, के ये सिटी की एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं डालेगी। यानी सिटी की वो आता है ना कि सिटी एरर इससे बढ़ जाता है, कम होता नहीं, सिटी एरर इसको इससे कुछ भी नहीं होता, बिकॉज दिस करंट इज वेरी स्मॉल। नाउ अब वो यहाँ पर आ रहा है, नाउ वी आर डिस्कसिंग स्पेसिफिकली के ग्राउंडिंग मेथड से कौन सी रिले लगानी है। ठीक है, इससे पहले हमने सारा इसका बैकग्राउंड नॉलेज ले लिया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चक्कर है। अब हमने देखना है कि 50 लगानी है या 51 लगानी है, और कौन सी ग्राउंडिंग के साथ लगानी है, जेड जीरो के साथ लगानी है, जेड नॉट इक्वल टू जीरो के साथ क्या लगाना है। अब ये यहाँ से इसको डिस्कस कर रहा है, नीचे एग्जांपल भी इसी की है। नो इफ द मशीन इज सॉलिडली ग्राउंडेड, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड विद अ न्यूट्रल सिटी एंड रिले 51 है, जैसे वो कहता है कि ऊपर मैंने फिगर में दिखाया है कि ये वाला सिस्टम लगा हुआ है, ये वाला, और आप न्यूट्रल इम्पिडेंस को जीरो कंसीडर कर लें। इफ द न्यूट्रल इम्पिडेंस इज जीरो, तो वो ये वाली बात यहाँ पे कर रहा है, ये वाली। ठीक है, वो फिर कहता है कि एन इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले इज एप्लीकेबल। ठीक है, और वो क्यों एप्लीकेबल है ये मैंने साथ में इसका कमेंट हाईलाइट अपना लिख दिया है, कि आप उसको हाई पिकअप दे सकते हैं अब रिले को। ठीक है, और वो इंस्टेंटेनियसली एक्ट कर सकती है बिकॉज द करंट इज टू हाई, या सादे अल्फाज में जब भी रिले के पास करंट जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो वाकई में कोई ग्राउंड फॉल्ट बना है, और आपकी जो हाई पिकअप है वो फॉल्स, जो आपकी कोई चीज़ें हैं जो ट्रांजिएंट की वजह से कुछ आ सकता है, या ट्रांजिएंट फिनोमिना की वजह से, तो वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो आप इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन जब भी लेते हैं, हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, तो वो उसका पिकअप जो है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि इसका टाइम सेटिंग होती नहीं है, मिनिमम टाइम लेट से 20 मिली सेकेंड में इसने ऑपरेट करना है, तो इसका पिकअप जो है फिर वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो हम इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन ले सकते हैं फॉर सॉलिड अर्थिंग,
यानी अब यहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियर कर ली है कि फॉर सॉलिड अर्थिंग वी कैन हैव 50 नॉट 51, यानी 50 ऑपरेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा था ना कि एक रिले में ये ऑप्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लेटेस्ट एबीबी की रिलेज हैं या इस तरह आपने देखा था कि वो ओवर करंट वाली टैब में, ई टैब में मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंपल एक टिक पे इंस्टेंटेनियस आ जाता है और एक सिंपल एक टिक पे आपका डिले ऑपरेशन आ जाता है। तो इसलिए अगर वो 51 भी लिख रहा है तो इससे कंफ्यूज ना हो कि 51 लिखा हुआ है और बात हम 50 की कर रहे हैं। तो ये आगे भी कई जगह उसने 51 लिख दिया है लेकिन क्या है वो 50 रहा है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। ये देख लें कि वो लिख क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो फॉर सॉलिड अर्थिंग वी कैन हैव इंस्टेंटेनियस रिले। आगे वो कहते हैं कि इन हाई इम्पीडेंस ग्राउंडिंग स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है। नो इन हाई इम्पीडेंस ग्राउंडिंग स्कीम्स, जहाँ पे आपकी इम्पीडेंस ज़्यादा होती है, द ज़्यादा क्यों होती है? ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम नहीं चाहते बाज़ के इतना हैवी करंट फ्लो करे, या एक बंदा ये भी तो चॉइस है ना कि आप इंस्टेंटेनियस लगा सकते हैं। उसने क्या लिखा है, इज एप्लीकेबल, समवन सेज आई डू नॉट वांट इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। अगर आप इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन नहीं चाहते तो क्या फिर आप सॉलिड अर्थिंग करेंगे? आप कभी भी सॉलिड अर्थिंग नहीं करेंगे। सॉलिड अर्थिंग जो है वो उसी वक्त की जाती है जब आप अपनी रिलेज पर बहुत डिपेंड, यानी आपको भरोसा है, रिलायबल है कि, और फिर उनका बैकअप भी आपने लिया हुआ, क्योंकि सॉलिड अर्थिंग में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अभी नीचे एग्जांपल में आ भी जाएगा। ठीक है, और इफ समवन सेज कि मैंने हाई इंपीडेंस ग्राउंडिंग लगानी है विद सम क्या उसको कहते हैं, इंडक्टेंस, या इंडक्टेंस के थ्रू ग्राउंड करना है या सम रेजिस्टेंस, तो जो है फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव अ टाइम डिले ऑपरेशन। उसमें क्यों, आपका फॉल्ट करंट कम हो जाएगा। जब आपका फॉल्ट करंट कम हो जाएगा तो अब वो खतरा है कि वो फॉल्स ग्राउंड करंट्स के साथ ना मिल जाए, यानी रिले मेल फंक्शन ना कर जाए। उस केस में रिले को टाइम देना चाहिए डिसीजन का। तो ये यानी इस तरीके के साथ हम दो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन लेना है तो पिकअप को हाई रखें, अगर टाइम डिले ऑपरेशन लेना है तो पिकअप को लो रखें। तो पिकअप जो है वो यहाँ पर लो होगी, और टाइम डिले जो है वो कह रहा है फॉर एग्जांपल 5 to 10 साइकिल्स का, यानी कि 5 आपके 100 मिली सेकेंड्स बन जाते हैं, और 10 जो है वो आपके 200 मिली सेकेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, 20 मिली सेकेंड्स का एक साइकिल है ना, तो 100 to 200 साइकिल्स का आप एक डिले आप दे सकते हैं, तो मिली सेकेंड का, टू ओवरराइड एनी false ground current that could be caused by switching or other system transients। स्विचिंग से मुराद होता है कि कोई भी चीज़ स्विच हुई है, पावर फैक्टर का बैंक स्विच हुआ है, यानी कैपेसिटर स्विच हुआ है, या आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपने उसको ऑन किया, उसका इन रश है, या कोई ट्रांसमिशन लाइन स्विच हुई है, या सिस्टम ट्रांजिएंट्स जो है वो ओवरकास्टिंग, यानी बादल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। बादल आए ना, बिजली ये नहीं होता कि बिजली गिरे, सिर्फ बादल आने से, ये चीज़ वैसे ही नोट कर लें, बादलों के आने से जो आपकी हाई टेंशन लाइंस होती हैं ना, उस उनमें ट्रांजिएंट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये फॉर इंफॉर्मेशन बात नोट कर लें, मैं फिर कभी एक टाइम लेके आपको बताऊंगा वो कैसे। जब भी आपके पास ओवरकास्टिंग होती है तो आपकी खास तौर से 132 केवी से ऊपर के जो वोल्टेज लेवल्स हैं, उन वोल्टेज लेवल्स में ट्रांजिएंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमें घर में क्यों नहीं महसूस होते, यानी फाइनली तो हम कंज्यूमर हैं। उसका जवाब ये है कि 132 से 400 और फिर 230 वोल्ट तक इस कदर इम्पीडेंस होती है सिस्टम की कि वो डाई आउट हो जाते हैं। ये वो अच्छी बात है। और कुछ जो टावर होते हैं ट्रांसमिशन के, उसके साथ सब रेस्टर लगाए होते हैं, वो अर्थ हो जाते हैं, लेकिन ट्रांजिएंट्स आते हैं। अच्छा, रेफरिंग टू द सिस्टम डायग्राम, ये उसने एक डायग्राम दी हुई है दोबारा से, और यही इसकी अच्छी बात है कि हमें अब इसको दोबारा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम हमने पहले से वर्कआउट की हुई है, सिर्फ इसमें जो इजाफा हुआ है वो उसने एक सीटी लगाया है 100/5 का, और एक 51N उसने साथ में लगाई है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है, यानी ये अगर आप जनरेटर
देख लें तो इसकी रेटिंग 125 MVA 15.5 kV, उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पिडेंस 0.2। अच्छा, ये एक इजाफा जो हुआ है वो मैं हाईलाइट कर दूंगी, नहीं ये एक इजाफा हुआ है कि जो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस है वो भी उसने दे दी है, और बस बाकी ये एक इजाफा है और एक ये इजाफा है। और सिटी रेशो पुरानी है, 5000/5 ये हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो 5000/5 जो है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक और इसमें जो बहुत अहम बात है वो ये है कि ये बात है जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, ये वाली। और वो बात ये है कि ग्राउंड फॉल्ट के लिए, ग्राउंड फॉल्ट के लिए 87 जो है जो आपने लगाई हुई थी वो कितनी इफेक्टिव है। इफेक्टिवनेस हम देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इफेक्ट इफेक्टिवनेस। और अगर आप सिटी प्लस एक ओवर करंट रिले जो है वो आप न्यूट्रल सर्किट में लगा दें तो क्या इफेक्ट होगा, ये अब हमें देखना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लाइन लगा दी है। अच्छा, इसमें जो भाई एक जरा नोटेबल, दोबारा से हाँ जी, बता दीजिएगा सर ये हाँ हाँ, जो ग्राउंड फॉल के अब बारे में हम जो सर, ये एग्जांपल करने लगे हैं ना नेट वो इशू हम हो रहा करने लगे हैं ग्राउंड फॉल्ट। इससे पहले आपने देखा होगा जितनी भी हमने एग्जांपल्स की वो थी थ्री फेज फॉल्ट। इससे पहले आपने ये देखा होगा जितनी भी हमने पीछे एग्जांपल्स की हैं ना वो हमने थ्री फेज फॉल्ट्स की हैं 87 के लिए, ऐसे ही था ना। अब हम है। ग्राउंड यस सर, फॉल्ट को यस सर। डिस्कस कर रहे हैं, नहीं पूरा ये टॉपिक और लेक्चर जो है ना वो ग्राउंड फॉल्ट पे है कि अगर अगर जनरेटर के जोन में, यानी जोन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ 87 अगर ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है तो क्या ये पहले वाली जो हम पहले से लगी शुदी हमारी जो 87 रिले है, इज दैट ओके, इज इट इफेक्टिव, और a relay city and a relay in the neutral circuit is more effective। इसमें मैं ये बताने लगा था कि इसमें जो एक पॉइंट है, जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट। इट इज इंडिपेंडेंट, यानी दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट। जबकि ये वाला जो आपके पास जो ये वाला सिस्टम है तो ये लोड करंट यानी जिसको हम थ्रू करंट कहेंगे ये उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यानी ये जो है इसमें डिपेंडेंट डिपेंडेंसी आती है, डिपेंडेंसी ऑन द लोडिंग कंडीशंस। लोडिंग कंडीशंस कहें तो वो ज़्यादा बेटर है, लोडिंग कंडीशंस, सही। अच्छा, क्या मतलब है कंसीडर ग्राउंड फॉल्ट ही करना, ये देखो ना ऊपर मैंने लिखा ग्राउंड फॉल्ट के। बात ये हो रही है कि जनरेटर आपका अनलोडेड है या लोडेड है। 80 87 जब इस वाले फॉल्ट को प्रोटेक्ट करेगी ना तो आ, इस बात पर उसकी डिपेंडेंसी है कि जनरेटर जो है वो लोडेड है या अनलोडेड है, ठीक है। अगर वो अनलोडेड है तो जाहिर बात है उस केस में जो करंट है, जो फॉल्ट का जो करंट है वो कुछ कम होगा एज कंपेयर टू द लोडेड कंडीशन, क्योंकि जब जनरेटर पहले से लोडेड कंडीशन में होगा तो जो टोटल करंट बन जाएगा वो आई लोड प्लस आई फॉल्ट का करंट बन जाएगा। लेकिन अनलोडेड कंडीशन में ये जीरो होगा। तो 87 ने अगर ग्राउंड फॉल्ट को प्रोटेक्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग कंडीशन। लेकिन एक चीज जो न्यूट्रल सर्किट में लगी हुई है, जो न्यूट्रल का जो सर्किट होता है, याद रखें न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल वो तो थ्री फेजेस का वेक्टर सम होता है, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। लिहाजा जाहिरी बात है कि अब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लोडिंग कंडीशंस बन गया ना, क्योंकि जो भी लोड लगा होगा वो इक्वली रेड येलो ब्लू पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वेक्टोरियली, वेक्टोरियली का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस फेज, ठीक है, आई आर का, आई वाई का और आई बी का जब मैं सम अप करूंगा तो न्यूट्रल का जो आंसर होगा वो इक्वलेंट टू
जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज न्यूट्रल के सर्किट में लगी होती है वो लोडिंग कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जनरेटर है आपका, और ये इसका रेड येलो ब्लू है, ये जनरेटर का स्टेटर है। याद रखें, जब भी हम जनरेटर पर लोड लगाते हैं तो उसके स्टेटर पे, तो ये इसका रेड हो गया, ये येलो एंड ये ब्लू। अब इन तीनों पे लेट्स से कोई मोटर लगी हुई है, चलो एक मिसाल ले लेते हैं, मोटर लगी हुई है, तो तीनों फेज पे लगी है ना, तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, क्या इसका फेजर सम इक्वलेंट टू जीरो नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बैलेंस्ड लोड लगा हुआ है, और इतने जिस यस जनरेटर को हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर लोड बैलेंस ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका न्यूट्रल पॉइंट है या न्यूट्रल का जो सर्किट है, उसमें जो जो भी प्रोटेक्शन की जो हमने इक्विपमेंट लगाया, यानी कि सीटी एंड ओवर करंट रिले, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द ऑफ द लोडिंग कंडीशंस। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने अगर ग्राउंड फॉल्ट को प्रोटेक्ट करना है एक सीटी और एक रिले न्यूट्रल सर्किट में लगा के, तो हमें लोड लोड की फिक्र नहीं है। ये लोड की टेंशन जो है ना हमारे से निकल गई है। लोड, जनरेटर पे लोड है नहीं है, अनलोडेड है लोडेड है, ये हमें टेंशन निकल गई। ठीक हो गया। या लोड की वजह से जो स्टार्टिंग इन रश आता है या वट एवर, अब हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये एक फायदा है, यानी ये जो न्यूट्रल। लेकिन दूसरी तरफ सॉलिड ग्राउंडिंग के केस में ये वाली जो आपकी सिटी और ओवर करंट रिले है, ये ज़रा स्ट्रेस्ड हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा करंट आ सकता है किलो एम्प्स। तो या तो अगर आप इसको मैनेज करें, एक हैवी सिटी, आपको फिर सिटी की रेशो लेनी होगी, ये और रिले को भी आपको हम रिले के लिए हमें पता है 100 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ठीक नहीं होता। तो ये ट्रेड ऑफ है यानी कि, ठीक है। तो और फिर हम क्या करते हैं, 87 तो लगी होती है, हम न्यूट्रल के सर्किट में लगा देते हैं, यानी मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ। 87 तो लगी हुई है, ठीक है, हम न्यूट्रल के सर्किट के अगर चले, किसी भी वजह से हैवी फॉल्ट करंट आता है ग्राउंड का, तो 87 प्रोटेक्ट कर लेगी, नहीं तो हमने सिटी और रिले तो लगाए हुआ है। ठीक है, तो ये हम बहरहाल लगाते हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था इसमें जो मैंने बताया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अब वो मुख्तलिफ कंडीशन स्टडी कर रहा है। पहले कहता है कि आपका जनरेटर जो है वो सॉलिड में, सॉलिडली ग्राउंडेड है, यानी आर एन इज इक्वल टू जीरो। इसने आर लिखा है, आप इसको जेड समझ लें, सॉलिडली ग्राउंडेड मतलब आर जेड वट एवर, द पॉइंट इज इट इज जीरो। अब इसका जो करंट है उसको ये कैलकुलेट करने का फार्मूला है विच इज वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। करंट हमेशा वोल्टेज और इम्पीडेंस के डिवीजन से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो ग्राउंड करंट होता है उसमें जो है, चूंकि ये अनबैलेंस्ड करंट है, तो याद रखें कि मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को जो कि एक अनबैलेंस्ड होती है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको किसी ना किसी बैलेंस्ड मॉडल में ढाल ना लिया जाए। सही। तो लाइन टू ग्राउंड का जो करंट है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड कंडीशन, क्योंकि बाकी दो फेजेस हेल्दी हैं, एक फेज में फॉल्ट आ गया, सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड कंडीशन। नाउ हाउ कैन वी मेक इट अ बैलेंस्ड कंडीशन? वो ऐसे कि एक जनरेटर की हम इम्पीडेंस बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। एक इम्पीडेंस या एक, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं। एक इम्पीडेंस जो है वो उसकी नेगेटिव वाली है, एक इम्पीडेंस जो है वो उसकी जीरो वाली है। या आप यूं कह सकते हैं कि जनरेटर जो है उसको हमने इस तरीके के साथ मॉडल किया है। सही। ये जनरेटर को हमने इस तरीके के साथ क्या किया है, मॉडल किया है। मॉडल से मुराद ये होता है कि हमने, और ये वाली जो मॉडलिंग है, ये वाली जो मॉडलिंग है, इसको अब आप कहें ये बैलेंस्ड मॉडलिंग। ठीक है, बैलेंस्ड मॉडलिंग। और ये उसी वक्त इस्तेमाल होगी जब भी जनरेटर में कोई भी अनबैलेंस सिचुएशन आएगी। अब फॉल्ट के लिए आई है तो हमें ये मॉडल को लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये जनरेटर का मॉडल कंसीडर करना पड़ेगा, या जनरेटर को हम ऐसे मॉडल करके पढ़ेंगे, एक ही बात। तो ये वाली जो दो वैल्यूज हैं ये जनरली आपस में बराबर होती हैं, एंड दे आर 0.2, पॉइंट, यस 0.2। और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज 0.03।
ठीक है। और चूंकि ये इम्पिडेंसेस हैं तो एक सवाल ही आता है कि ये इम्पिडेंसेस सीरीज में लगी हुई है ऐसे, या क्या पैरेलल में लगी हुई है ऐसे, सही। सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी जो आपके पास x1 है, x2 है और जो आपके पास x0 है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज नॉट इन पैरेलल, सही। दूसरी बात ये है कि ये तो मॉडल की बात होगी, यानी जनरेटर को मैंने ऐसे मॉडल कर लिया। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू कैलकुलेट द फॉल्ट करंट, जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट है आई फॉल्ट में निकालना चाहता हूँ। तो जाहिर बात है करंट के लिए मुझे यहाँ पर एक वोल्टेज को बनाने की जरूरत है, ऐसे ही है ना, वोल्टेज के बगैर तो करंट नहीं आएगा। तो यहाँ से मेरा सर्किट बंद हो जाता है। लेकिन इसको यहाँ से हम बंद करने से पहले ये देखते हैं कि ये आप कौन सी बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड कंडीशन देख रहे हैं। इट इज सम ग्राउंडिंग अनबैलेंस्ड कंडीशन, इट इज सम ग्राउंडिंग अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो क्या अगर ये ग्राउंड वाइज अनबैलेंस हुआ है जनरेटर, तो जनरेटर के साथ जो जनरेटर को जिस तरीके से आपने ग्राउंड किया था, क्या वो आपने यहाँ पर कंसीडर किया? वो नहीं किया। तो यहाँ पर फिर हम लगा देते हैं 3, इसको हम लिखते हैं 3ZN, यानी वो इम्पीडेंस जो न्यूट्रल के सर्किट में है। इस वक्त ये क्या है, 0, तो ये आंसर 0 हो जाएगा, या ये नहीं होगी। बहरहाल वो हम यहाँ पर लगा देते हैं और इस तरीके से आपका आई फॉल्ट निकल आएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है एक्चुअली, जो इलेक्ट्रिकली अप्लाई हो रहा है। किसी भी अनबैलेंस कंडीशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी बैलेंस्ड मॉडलिंग ना कर लें। जनरेटर के केस में मैंने बताया कि हम उसको इम्पिडेंस वाइज बैलेंस करते हैं, ठीक है, और इम्पिडेंस वाइज ही बैलेंस करना होता है एक्चुअली, ठीक है। याद रखें कोई भी डिवाइस हो गए, ये जनरल मैं आपको बात बता रहा हूँ, चाहे जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, ऑल दीज डिवाइसेस आर नथिंग बट इम्पिडेंस। जनरेटर का एक्सरे करना हो, मोटर का, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन लाइन का, तो जेड की सूरत में निकलेगा। एक्स-रे ऑफ ऑल these devices is called impedance। तो जब मैंने बैलेंस मॉडलिंग करनी है तो जाहिर बात है कि मुझे तो फिर इम्पिडेंस ही बतानी होगी ना। सो दिस इज इट्स आंसर। और फर्दर जब मैंने फॉल्ट करंट निकालना है तो फिर मुझे जनरेटर की ग्राउंडिंग कंडीशन भी तो देखनी, क्योंकि वो ग्राउंड वाइज अनबैलेंस है। इस वक्त इसकी ग्राउंडिंग कंडीशन 0 है, नो इम्पिडेंस इज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल सर्किट। तो अब मेरे अच्छा वी की बात कर लें, तो हमें पता है कि अच्छा ये सारी वैल्यूज पर यूनिट में है। नोट दिस पॉइंट, ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन इन पर यूनिट, ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन इन पर यूनिट। और कौन सी बेस पे पर यूनिट की वैल्यू, हम बेस की बात करते हैं, वो जनरेटर की बेस है। यानी जनरेटर की बेस मतलब जो भी जनरेटर की जो रेटेड कंडीशंस हैं उस पर ये वैल्यूज हैं। तो अब हमें कोई भी इधर से उधर तब्दील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल दिस वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन ऑन जनरेटर रेटिंग्स। और इसीलिए जो जनरेटर का रेटेड वोल्टेज होगा और जो बेस वोल्टेज है, दे आर सेम, सो इट्स वैल्यू इज 1 पर यूनिट। सही, वोल्टेज आप 1 पर यूनिट ले लेंगे। बस इसको आप डिवाइड कर लें, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.43, सो यू विल गेट द आंसर इन पर यूनिट। उसको ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई फॉल्ट इन पर यूनिट। अगर आप एक्चुअल वैल्यू चाहते हैं, आपके पास बेस वैल्यू होनी चाहिए, सो यू कैन हैव द एक्चुअल करंट। वही जो है वो उसने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर ली है, 1 डिवाइडेड बाय 0.43 विच इज गेटिंग 2.33 पर यूनिट। ये बेस वैल्यू है। ये बेस वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट किया है, ये बेस वैल्यू हम पीछे निकाल कर आए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पिछली एग्जांपल में हमने इसको ये कैलकुलेट किया है। आप यहाँ से वो पिछला लेक्चर देख सकते हो। 56 वो 0.19 को स्किप करके 46 ले रहा है, सही। और कैलकुलेट कैसे किया था, 125 MVA बाय √3 इंटू 15.5 kV। तो आपका ये बेस आंसर आ गया था 4656। तो ये हमारी बेस वैल्यू है। इस वाली वैल्यू के साथ हम अपनी इस पर यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर, एक्चुअल
value which is 10.8 किलो एम्पेयर, 10.8 किलो एम्पेयर का जो है वो करंट आ गया. What is this written? I1, I2, I0. So this is nothing but the current in the positive impedance model, negative impedance model and zero impedance model. ठीक है, हम हर impedance का करंट उसका अलग अलग नोटेशन देकर लिखते हैं. ये हमारी कन्वेंशन है. ठीक है, हर इम्पीडेंस का जो हमने मॉडल की, जैसे मैंने बताया, हम उसका करंट भी इस तरह से लिखते हैं. और ये चूंकि वो सीरीज में थी, सो द करंट्स आर इक्वल. वो सीरीज में थी. ठीक है. अच्छा, वो हमेशा सीरीज में नहीं होती. लाइन टू ग्राउंड जब फॉल्ट आया तो सीरीज में है, और ये पैरेलल में भी होती हैं जब आपके पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आए. लेकिन वो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ पूरे स्नैरियो में, लिहाजा हमें उसको डिस्कस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है. At the end of the course, maybe at the end of the chapter we can discuss, or at the end of some topic, वो चीज़ ज़रा तफसीली हो जाएगी. अच्छा, अब इसके अलावा ये करंट आ गया आपके पास. ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड करंट होता है वो इसका 3 टाइम्स होता है. ठीक है, ये फार्मूला है आप कह लें, या बहरहाल आप इसको कह लें कि जो आपका जो ग्राउंड करंट होता है वो 3 टाइम्स होता है. या आप यूं कह लें जो आपका जीरो सीक्वेंस करंट है, या जो आपका ग्राउंड फॉल्ट का जो करंट है वो न्यूट्रल करंट का 1/3 होता है. अगर मैं ये 3 को आई जी के नीचे ले जाऊं, आई जी इज नथिंग बट द न्यूट्रल करंट. ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट हो रहा है, ये क्या कैलकुलेट हो रहा है? न्यूट्रल करंट. यानी अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, आई विल राइट इट न्यूट्रल न्यूट्रल करंट. सही, कि मेरा जो न्यूट्रल करंट है वो क्या है. यानी ये ऊपर फॉल्ट का करंट आ गया है, ये मैं पहले आपको बता दूं. ये फॉल्ट करंट आ गया, दिस इज माय फॉल्ट करंट 10.8 किलो एम्पियर, दिस इज माय फॉल्ट करंट. नाउ व्हाट इज माय न्यूट्रल करंट? यानी जब वो चीज न्यूट्रल के सर्किट में आएगी तो क्या बन जाएगी? वो 3 टाइम्स बन जाएगी. सही है, तो ये ये एक्चुअली लाइन टू ग्राउंड के लिए है ना, ये वाला फार्मूला जी 3 जी टाइम. हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स द जीरो सीक्वेंस, या जीरो आप कह लें, या जो भी ऊपर हमने करंट, फॉल्ट करंट आप कह लें, सिंपल फॉल्ट करंट कह लें तो कंफ्यूजन नहीं हो. तो ये फॉल्ट करंट का 3 टाइम्स बन जाएगा जो आपका न्यूट्रल करंट है. यानी जब ये करंट न्यूट्रल सर्किट में आए, इट बिकम्स 3 टाइम्स. सो इट बिकम्स 32.5 किलो एम्पेयर. प्राइमरी उसने इसलिए लिखा कि ये प्राइमरी ही है, यानी कि सिटी का सेकेंडरी नहीं बना दी. ठीक है, ये सारा कुछ प्राइमरी है. सही. अब वो कह रहा है द सेकेंडरी करंट. अब हम देखते हैं कि जो आपका जो है द सेकेंडरी करंट इन द जनरेटर डिफरेंशियल रिले विल बी 32. यानी ये वाला जो आपने किया था 5000:5 वाला जो है, यानी ये आपने सिटी लगाया था, ये 1000 बन जाता है ना. इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाता है? 32.5 एम्पेयर. यानी ये वाला वो करंट है जो कि 87 के पास जा रहा है. सो विच इज वेल अबव इट्स पिकअप वैल्यू, और वो ऑपरेट कर जाएगी. ठीक है, सो 32.5 एम्पेयर इज सफिशिएंट टू ऑपरेट द ग्राउंड फॉल्ट. अगर आप सॉलिड ग्राउंडिंग करते हैं तो आप इंस्टेंटेनियस लगा सकते हैं. अगर आपने नहीं लगाई तो 87 ही ऑपरेट कर गई. यानी ये वो यहाँ पर बता रहा है. ठीक है. अच्छा, ये वाला जो सर, ये जी जे जी 1.0 पर न्यूमिनेटर में किस तरह आया है सर? ये वाला, ये वोल्टेज है. अच्छा, इसके साथ ये वोल्टेज है, वोल्टेज ये है ना. ये देखें ना, ये वाली वैल्यू उसने यहाँ पर लिखी. ये सर्किट उसने बनाया ना, उसने ऐसे बनाया. मैंने वो बोर्ड पे तीनों इम्पिडेंसेस को सीरीज में दिखाया, वो इस तरीके से दिखा रहा है. मतलब चीज सेम है. आपने तो इम्पिडेंसेस को सीरीज में दिखाना है ना. ये वाली जो x1 है, x2 है, ये x0 है, इनको आपने सीरीज में दिखाना है. तो आप इस तरीके से दिखा लें, या जैसे मैंने अभी आपको शो किया था वैसे दिखा लें. ये वोल्टेज है एक्चुअली 1, जो न्यूमिनेटर में है ये वोल्टेज है.
और सर ये जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हमेशा हमारे पास फिक्स्ड रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, ये गिवन है, ये देखें ना, ये तो जनरेटर वेरी करती रहेंगी ना। इस जनरेटर के लिए उसने हमें दिया हुआ है, ये देखें ना, एक्स डबल डैश डी से मुराद होता है x1, और x2 वो कहता है कि बराबर है 0.2 के, और x0 फर्क है विच इज 0.03। यानी ये मॉडलिंग उसने हमें करके दे दी है, और ये डिजाइनर ही करके देता है, ये डिजाइनर की तरफ से वैल्यूज हमें दी जाती है। ये उसने हमें मॉडलिंग, आप यूं समझे कि उसने हमें करके दे दी कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये बराबर है। पॉजिटिव नेगेटिव हम इसको बोलते हैं या 1 2 आप बोल लें, और 0 वाला जो है इसकी वैल्यू थोड़ी सी फर्क है। ये उसने हमें दिया हुआ, ये रेटिंग्स में इसने सर देखें ना ऐसे लिखा। जी जी तो सर हमने इस एग्जांपल में सिर्फ न्यूट्रल करंट फाइंड करना था। जी, यानी हमने ये देखना था एक्चुअली कि जब आपके पास ग्राउंड फॉल्ट आए तो उस केस में कितना फॉल्ट करंट जो है वो आपके पास आता है। ठीक है, यानी ग्राउंड फॉल्ट में आपके पास कितना फॉल्ट करंट आता है, तो वो हमने कैलकुलेट किया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी ये जो प्रोटेक्शन है 87 जो है, इसके पास कितना करंट जा रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो वो हमने, जाहिर बात है कि फिर सिटी की रेशो से डिवाइड करना है ना। ये सिटी की रेशो है ना आपके पास 5000/5, ये सिटी की रेशो है, तो इससे आप डिवाइड करेंगे। सही है, सो ये आपके पास बन जाएगा 32.5, और यही वो बता रहा है कि ये जो डिफरेंशियल है इसकी पिकअप आप जनरली मिनिमम, इसकी जो पिकअप है वो 0.2 से 0.4 रखते हैं, तो ये 100 से कम है और इस पिकअप से वेल अबव है। तो आप अपनी अगर पिकअप जो है वो लेट्स से कि 15 16 या 20 पे भी सेट कर देते हैं, तो वो पिकअप से बड़ा अच्छा वो है, ऊपर भी होगा और मतलब सफिशेंट होगा कि अगर कोई एडिशनल इम्पीडेंस भी आ जाती है, जैसे ये उसने बताया, तो भी आपकी ट्रिपिंग जो है वो बन जाएगी। if you have some additional impedance, even then the circuit would trip। ठीक है, अच्छा, यही चीज अब रिपीट होती रहेगी। अब वो कहता है कि अगर आपके पास मॉडरेटली ग्राउंडेड है, पहले तो था सॉलिड ग्राउंडिंग, अब वो कहता है कि अगर आप RN1 ओम ले लें, तो अब तो सारा प्रोसीजर रिपीट होगा। सिर्फ ये है कि ये 1 ओम की वैल्यू को आपको पर यूनिट में लेके जाना है, क्योंकि जब हमने अभी सर्किट बनाया व्हाइट बोर्ड पे तो हमने देखा कि सारी वैल्यूज पर यूनिट में थी। तो ये पर यूनिट में लेके जाने का जो फार्मूला है वो क्या होता है, MVA बेस बाय KV बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये इसने नीचे 1000 लिखा हुआ है, चूंकि उसने ऊपर 125,000 लिखा हुआ है। हालांकि अगर आप ये ना भी लिखें तो सिंपली आपका ये बन जाएगा, जो है मैं यहाँ कमेंट्स में आपको बता देता हूँ, यानी सिंपल ये आपका बन जाएगा 125 बाय 15.5 का स्क्वायर। बस ये आपको और 1 ओम से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1 जैसे उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, या आप यूँ कह लें कि इसको आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। हाँ जी, ये ऐसे जो आपकी वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें बाय दिस वैल्यू ऑफ 125 बेस MVA बाय बेस KV का स्क्वायर, तो वो आपके पास ये आंसर आ गया 0.52 पर यूनिट। अब आपने सिंपल यहाँ पर वो फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि अच्छा ये जे वो ऊपर लिख रहा है, ये मैं आपको बता दूं, वोल्टेज के साथ आप जे ना लिखें, क्योंकि हम उसका एंगल 0 लेते हैं। वो जे इसलिए लिख रहा है ताकि उसका जरा अच्छा अच्छा एंगल बन जाए, और कोई वजह नहीं। आप ना लिखें, आप ऊपर जे ना कंसीडर करें, क्योंकि ऊपर तो वोल्टेज है और वोल्टेज की वैल्यू रियल है, नॉट इमेजिनरी। तो निग्लेक्ट जे विद 1 इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ भी जहां जहां वो जे लिख रहा है इसको निग्लेक्ट कर दें, क्योंकि वो सिर्फ ये एंगल अपना जरा अच्छा दिखाने के लिए बुक में हमें 74 डिग्री आ गया,
वो कर रहा है, वरना आपका एंगल ये क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ, और एंगल आपका माइनस में आएगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात नहीं है, जब भी फॉल्ट आता है तो करंट लेगिंग में ही जाता है। वो इसको पॉजिटिव दिखाने की गर्ज से यहाँ ऊपर जे लगा रहा है, विच इज़ ओके। लेकिन एट दिस टाइम, क्योंकि अभी हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मे बी आपको कंफ्यूज करे कि यार वोल्टेज के साथ जे लगाई जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, तो इसको निगलेक्ट कर दें। सही है। अच्छा, तो ये पता चल गया ये वाला फार्मूला कैसे बना। ये अब जो है, ये मैंने भी आपको जैसे यहाँ पर दिखाया था, 0.2, 0.2, 0.03, ये सारा मिला के क्या बन गया, 0.43 और 3ZN। अब जो आपके पास पर यूनिट में जो वैल्यू आ रही है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना। लास्ट टाइम तो 0 थी, अब आपके पास कुछ वैल्यू आ रही है, सो आपके पास बन जाएगा 1/0.43 प्लस 3 मल्टीप्लाई सम वैल्यू। अब इसका आपके पास आंसर आएगा। सही है, यही वो यहाँ पर दिखा रहा है, और वो है 0.52। तो 3 मल्टीप्लाई 0.52 प्लस j 0.43 एंड इट बिकम्स 0.617 पर यूनिट। 0.617 को अब आप क्या करोगे, यू विल फर्स्ट मल्टीप्लाई इट विद द बेस वैल्यू, एंड द बेस वैल्यू इज 4656। तो आपके पास फॉल्ट का जो है वो करंट आ जाएगा, या हम यूं कहेंगे कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो करंट है, ये फॉल्ट करंट कह लें। लेकिन जो आपके पास ग्राउंड सर्किट में जो करंट बन रहा है वो अगेन वो 3 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा, सो इट बिकम्स 8618 एम्पेयर इन द प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आ गया, ये पहले 0.617 को 4656 जो बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से वैल्यू आई है। तो फिर वो कहता है कि अब इसको अगर आप सेकेंडरी पे लेकर जाएंगे तो दोबारा 1000 से डिवाइड करेंगे ना। अब यानी अब यहाँ पर चेकिंग हो रही है। ठीक है, जब हम ये निकाल लेते हैं ना 8618, अब हम देखेंगे कि कौन सी प्रोटेक्शन बेहतर है। क्या ये बेहतर है, 100:5 को उसने सीटी लगा दिया न्यूट्रल में 51 N के साथ, या 87 बेहतर है। अब दोनों में से हम फैसला करते हैं। हमें अब फैसला होने लगा, वो कैसे कि जब मैं 87 की बात करूंगा तो सिटी का रेशियो क्या है, 1000। तो 1000 से डिवाइड किया, द करंट इज 8.62 एम्पेयर। वो कहता है कि विच इज स्टिल एडिक्वेट, ठीक है। वो कहता है लेकिन अगर कोई एडिशनल इंपीडेंस आ गई तो ये करंट और कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, अगर आप 87 को स्टिल नंबर देना चाहते हैं तो आप उसको 10 नंबर दे दें। लेकिन वी कैन आल्सो चेक आवर न्यूट्रल सिटी, और वो कहता है कि सीटी रेशो आप एज लो एज 100:5 तो जरूर ही रखें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 100:5 क्या बन जाएगा, 20:1। तो 8618 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे सो यू वुड गेट 431 एम्पेयर। सही, तो ये अब बहुत ज्यादा करंट है उस रिले के लिए जो कि यहाँ आपने न्यूट्रल में लगाई हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि 8.62 ही ठीक है। ठीक है, और वैसे भी डिफरेंशियल में जो पिकअप होता है वो तो 0.2 या 0.4 होता है। सो 431 इज अ वे हाई करंट फॉर द न्यूट्रल रिले स्टिल। ठीक है, तो इसीलिए 8.62 डिफरेंशियल रिले ही ठीक है। लास्टली जब वो कहता है कि अब मैं इसको 10 ओम कर देता हूँ। सही, अब वो ये भी एक चीज नोट कर लें कि वो सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड कर रहा है, इंडक्टेंस जीरो है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि इम्पीडेंस ग्राउंडिंग में दो चीजें हैं, या रेजिस्टेंस जीरो होती है या इंडक्टेंस जीरो। यहाँ पर इंडक्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस के साथ वो ग्राउंड कर रहा है और अब उसने उसको 10 ओम कर दिया। पहले क्या था, 1 ओम, अब उसने इसको कर दिया 10 ओम। सेम प्रोसीजर, पहले इसको पर यूनिट में तब्दील करेगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेगा, और आपकी फॉल्ट करंट की पर यूनिट वैल्यू आ गई। इस वाली वैल्यू को जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यू वुड मल्टीप्लाई विद द बेस वैल्यू 4656 एंड देन मल्टीप्लाई विद द 3, यू वुड गेट 837 एम्पेयर प्राइमरी। अब आप इसको 1000 से डिवाइड करें तो ये सिर्फ 0.84 एम्पेयर बन जाता। अब आप कभी भी 87 पे रिलाय नहीं करेंगे। यही वो बता रहा था कि अगर जरा सी इंपीडेंस ग्राउंड की ज्यादा हो जाए, देख लेना अब आपने, अगर जैसे हम पिटिंग की बात कर रहे थे शुरू में, अगर आपका पिट
आपने नहीं चेक किया, उसकी इम्पिडेंस ऐड हो गई। फॉल्ट की इम्पिडेंस तो अभी तक मैंने बताई नहीं कि फॉल्ट की इम्पिडेंस भी आती है। तो 87 तो अब कभी भी रिलायबल नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारी रिलायबल चीज़ है, द न्यूट्रल रिले करंट, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूँ, वो कह रहा है इफ 837 इज डिवाइडेड बाय 20, so you would get 41.85 ampere, which is very good tripping current or pickup current for the neutral relay. ठीक है, so this ends our today's lecture. यानी ये वाली यानी कि सर Sir? इसमें केस 3 जो है हमारा सी पार्ट सर है। ये जो I1 की वैल्यू है 0.06 एंगल 1.5 से एंगल नेगेटिव में आ रहा है मेरे पास, तो -1.5 आ रहा है। -1.5 आ रहा है। इसका जो फेजर पार्ट है ना, आप इसको निगलेक्ट कर दें। मैंने बताया फिलहाल तो यहाँ पर जे भी नहीं आना। अगर जे नहीं ना आएगा तो 1.5 तो आता ही नहीं, 4 डिग्री आता है तकरीबन, और वो भी -4 आता है। ठीक है, तो जे जब आप नहीं ना लगाएंगे तो एंगल माइनस में ही आएगा, और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। अगर आप देखें ना तो आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, आप इसको जब करेंगे ना जे के बगैर, यानी 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, तो आपका रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, विच मींस इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिखना चाहते हैं, वो बन जाएगा 300 कुछ, 300 समथिंग। अगर आप क्लॉकवाइज लिखेंगे तो वो माइनस में लिखा जाएगा, तो वो ठीक है। आपने तो फिलहाल इसका फेजर दोबारा बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने जे ना लिया तो आपका एंगल नेगेटिव में ही आएगा, वो ठीक है, आपका नेगेटिव में आना चाहिए एंगल, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है ना। यस सर। if you divide like this, 1 divided by 3 into something प्लस इस तरह से, तो आपका रियल पार्ट पॉजिटिव माइनस जे इमेजिनरी ऐसे आता है, एंड इट बिकम्स द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका जो फेजर है वो माइनस में आएगा, माइनस में, विच इज ओके, सही। और मैंने यही कहा है कि आप इसको ओके कंसीडर करें, यस सर। क्योंकि बुक वाला यहाँ पर सिर्फ जे इसलिए लगा रहा है ताकि आपका फेजर जो है वो अच्छा अच्छा आए, गुड गुड, लुकिंग गुड, लुक्स गुड, सही, लुक्स गुड। इसको छोड़ दें, लुक लुक गुड, गुड लुकिंग को छोड़ दें, और सिंपल आप 1 के साथ करें। ये बात नहीं करें। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे मोइस? सर अगर 1 के साथ करें फिर तो एंगल 88.42 आता है। हाँ, वो 88.42, क्या जो अगर आप 1 के साथ करते हैं, यस सर। अगर जे निग्लेक्ट करें तो फिर फेजर में आ रहा है 88.4, अगर जे के साथ करें तो फिर नेगेटिव में फेजर आता है 1 -1.5। अगर जे के साथ करें, अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है आप इसको दोबारा चेक कर लें, क्योंकि अगर जे के साथ करें तो नेगेटिव में, बगैर जे के करें तो नेगेटिव में आता है। ये रेडियन और डिग्रीज का भी देख लें, मे बी इसका भी फर्क आ रहा है। tan इनवर्स लेना है उसका आपने। अच्छा, आपका कैलकुलेटर डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन इन एनी केस जे जो है, जे आपने कंसीडर नहीं करना। यहाँ पर मैंने बताया कि जे जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जे का तुक ही नहीं बनता हमारे पास। इसकी जो पर यूनिट वैल्यू है वो 0 डिग्री के साथ है, और अगर 0 डिग्री हो भी तो जे हम कभी भी नहीं लगाते। ये उसने जे मैंने बताया सिर्फ इसीलिए लगाया हुआ है ताकि वो एंगल को हमें एक अच्छा करके दिखाए, 1.5 और समथिंग 74.5। आप जे को कंसीडर ना करें, उसके अलावा जो भी आपका आंसर आता है दैट्स ओके, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर डायरेक्ट कर रहा है। बहरहाल जो मैंने किया था, आई वाज गेटिंग आंसर विद माइनस, और माइनस जो है ना वो उस सूरत में कि मेरा जो कार्टीजियन में एंगल था ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था। मेरा जो माइनस में एंगल आ रहा था, आंसर आ रहा था ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था।
तो उस हिसाब से तो वो जाहिर बात है कि क्लॉकवाइज में तो 344 बन जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में वो माइनस में आ रहा, तो वो ठीक है, क्योंकि फॉल्ट करंट आपका लैगिंग होता है और लैगिंग में वो आंसर मेरा ठीक जा रहा है माइनस में। लेकिन लैगिंग आपका एंगल पॉजिटिव भी लिया जाता है, ये एक अलग बहस है, इसमें इसके बारे में आप परेशान ना हो, ये मैं आपको ना क्लियर कर दूंगा। यानी ये शॉर्टली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉल्ट करंट है ना, बस इसको नोट करें, फॉल्ट करंट जो होता है ना ये हमेशा लैगिंग होता है, सही है। इसका मतलब ये है कि जो इसका फेजर है ना, वो कुछ टेक्स्ट इसको माइनस के साथ लिखते हैं लैगिंग दिखाने के लिए, और कुछ टेक्स्ट लैगिंग को ही कहते हैं कि आप पॉजिटिव लिखें, सही है। ये होता है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पर उसने ऊपर यहाँ पर वो जे लगा रहा है कि वो लैगिंग को पॉजिटिव दिखाना चाह रहे हैं, हॉरोविट्ज इसको फॉलो कर रहा है, इसको वो लैगिंग को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जबकि यस मैं सर, वो चाहता हूँ कि लैगिंग के रेडियंट साथ। का ही था, हाँ रेडियंट का इशू हाँ था। लेकिन रेडियन, सर अब अगर हाँ मैं 1J लिखूँ ना, मतलब J ऐड करूँ, तो फिर वो पॉजिटिव में एंगल आता है 1.5, लेकिन अगर निगलेक्ट करूँ ना तो -0.02 आता है सर। हाँ, अगर निगलेक्ट करें तो माइनस में आ रहा है, मैं यही बता रहा हूँ, अगर आप निगलेक्ट यस करें सर, तो माइनस में ही आएगा, अगर आप जे लगाएंगे तो वो, -0.02। हाँ -0.02 वो वही आएगा ना, क्योंकि फॉल्ट करंट आपका लाजमी बात है कि लैगिंग होता है और एंगल नेगेटिव में ही आना चाहिए, वो तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी है एक्चुअली, तो वो कभी भी पॉजिटिव एंगल, मतलब पॉजिटिव, मैं अब ये कहूँगा तो मैं उस डेफिनेशन को खराब कर रहा हूँ एक्चुअली, आई वांट टू बी केयरफुल विद माय वर्ड्स। तो हॉरोविट्ज मैंने बताया लैगिंग को पॉजिटिव लेता है, उस पॉजिटिव की खातिर वो ऊपर जे लगा रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी एक्चुअली, बस ये बात है, इसको नोट कर। मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर जे ना लिखा जाए, जे ना लिखें, इसका कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट आपके कंसेप्ट को खराब करेगा, मुझे इसके साथ प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लिखना चाहते हैं यू आर ओके, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को खराब करेगा कि यार वोल्टेज के साथ ऊपर ऊपर जे क्यों लिख दिया। जिन्होंने एनालिसिस पढ़ी है मे बी वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं, आई एम सरप्राइज वो उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी क्लियर कर दिया इसको, और अब भी कर रहा हूँ कि जे जो है वो आप वोल्टेज के साथ ऊपर ना लिखें, इट कैन कंफ्यूज यू, बट इफ यू आर ओके यू कैन राइट। तो J तो 90 डिग्री का शिफ्ट नहीं देता किसी भी चीज में, जी जी, अगर वो हम इसी लोग वजह से, लिखें। हाँ वो इसी वजह से फिर एंगल आपका पॉजिटिव में आ जाएगा ना, वो 90 का शिफ्ट देगा उसको, वो एंगल आपको ऊपर ले आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएगा, फोर्थ से निकाल के यस। फर्स्ट में ले आएगा वो। ठीक है। हाँ मुझे, तुम क्या पूछ रहे थे, जल्दी पूछ लो, टाइम हो रहा है जरा। सर ठीक है, वही मैं कहता सर, यानी कि सी पार्ट में से जस्ट हमारी 51 रिले परेड कर रही है, अदरवाइज फर्स्ट टू में परेड नहीं करी, इम्पिडेंस पे डिपेंड कर रही थी वो। सी पार्ट में 51, हाँ बिल्कुल, सिर्फ सी पार्ट में हमारा ऐसा है क्योंकि इम्पीडेंस ना आपकी इंक्रीज हो गई है, और आगे आप देखेंगे कि जनरेटर की जो ग्राउंडिंग है ना, उसके लिए आप हाई इम्पीडेंस वाला फार्मूला ही यूज करते हो, सॉलिड अर्थिंग नहीं आप यूज करते। मैंने बताया सॉलिड अर्थिंग एक जरा टेक्निकली थोड़ा जरा, मैं समझता हूँ डेंजरस चीज है, क्योंकि उसमें आपने करंट की वैल्यू देख ली विच इज वे हाई, 32 किलो एम्पेयर प्राइमरी, सही। तो जहाँ पे आप सॉलिड अर्थिंग कर रहे हैं, फिर तो आप, यानी इस एग्जांपल से हमें ये पता चला फॉर सॉलिड अर्थिंग या बहुत ही कम इम्पिडेंस की अर्थिंग के लिए आप ये 51N नहीं लगाएंगे, बट फॉर द सर्टन सर्टन इम्पिडेंस अर्थिंग आप 51N लगाएंगे, ये हमें इससे रिजल्ट पता चल गया, और जनरली आपके पास 51N ही होता है। ये मैं आपको फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो मैं आपको वेरीफाई या जस्टिफाई कर, ठीक हो गया सर, थैंक यू ठीक है, सर। ये एक्चुअली इसमें, ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लो, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, मार्क्स आपके अपलोड हो चुके हैं, आप जी पोर्टल पे देख लें, मैंने आज सुबह ही कर दिया मिड के जो मार्क्स हैं। जी सर ठीक हो गया सर। हाईएस्ट कितने हैं वैसे? हाईएस्ट मेरा ख्याल है 17 और समथिंग, 17.5 और 18 है। ठीक सर। ठीक है, बाकी देख लें अपने नंबर, मैंने वो जो सोल्यूशन डिस्कस किया है उसको भी देख लें, जो आपने किया है वो भी आपके सामने है, कुछ होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना कुछ, या कोई सेशन रख लेंगे। ओके सर। ठीक है, चलें मैं अब लेक्चर एंड कर रहा हूँ, इट इज बिकमिंग 5। ठीक है, ठीक हो ओके, गया अल्लाह सर। हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस